सूरज गहरे बादलों की ओट में चला गया। रोशनी मादूम हो गई, तारीकी गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि शाम पूरी तरह झुकाई। घड़ियों के मुताबिक अभी शाम ही थी, लेकिन तारीकी इस कदर बढ़ गई थी कि रात सी लगती थी। ताहद्दे निगाह मनाजिर धुंधला गए थे और इसी धुंधलके में मैंने एक रेंगते हुए धब्बे को देखा। मैं चौंक गया। मैंने सरगोशी की, लोबो। मेरी सरगोशी के जवाब में लोबो ने कहा, जीप है मास्टर, इसी तरफ आ रही है। हम दोनों खामोशी से दर्रे की चट्टान पर लेटे जीप को देखते रहे। गहरे सन्नाटे में जीप के इंजन की आवाज मक्खियों की भिनभिनाहट की मानिंद उभर रही थी। फिर उन्होंने तारीकी के पेश नजर हेडलाइट्स रोशन कर ली। वो यकीनन अंदाजे की बिना पर आगे बढ़ रहे थे। जीप थोड़े फासले पर रुक गई और 4 साए नीचे उतर आए। उन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की और उनमें से 3 साए मुंतशिर हो गए। एक साया जीप के पास ही खड़ा रहा, गालिबन जीप की हिफाजत के लिए। मैंने लोबो के कान में कहा, लोबो, जीप के पास खड़े हुए शख्स को संभालो, मैं उन लोगों को देखता हूँ। लोबो ने कहा, ओके मास्टर। मैंने अपनी जगह छोड़ दी और तारीकी में आंखें फाड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो लोग निगाहों से ओझल हो गए थे, न जाने कहाँ गुम हो गए थे तीनों। फिर एक लुढ़कते हुए पत्थर ने मेरी मदद की और मुझे उनकी समत मालूम हो गई। वो उसी गार के करीब मौजूद थे जिसमें हमारे साथी छुपे हुए थे। मेरा दिल धक से रह गया। क्या उन्हें उन लोगों की मौजूदगी का इल्म हो गया? मैंने राइफल सीधी की और बरक रफ्तारी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक एक पत्थर मेरे पांव के नीचे आकर लुढ़क गया और वो उछल कर भागे। गालिबन वो पोजीशन लेने के चक्कर में थे। खुदा जाने उन्हें कुछ गार के बारे में मालूम हुआ था या नहीं, लेकिन मेरी समत का अंदाजा वो बखूबी लगा चुके थे। ये इत्तेफाक ही था कि मैं गैर महसूस तौर पर उन्हें तलाश करता हुआ एक गार तक आ गया था। उसी वक्त गार में किसी की आंख खुल गई और गार के दहाने पर कुछ आवाजें सुनाई दी। बस गजब हो गया। स्टेन गन्नों से गोलियां बरसने लगी। गार के दहाने से कई कर्बनाक चीखें बुलंद हुई। न जाने कौन शिकार हो गया था। मैंने सबकी जिंदगी का ठेका तो नहीं ले रखा था। होशो हवास कायम रखने चाहिए थे उन लोगों को भी। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि मैं फायरिंग करके उन लोगों की तवज्जो गार से हटा दूं। अगर उन्हें अंदाजा होता कि गार में निहत्ते लोग भरे हुए हैं तो वो अंदर दाखिल होकर एक एक को भून डालते। चुनाचे इस बार मैंने 1-2 बेकार फायर किए और जल्दी से अपनी जगह छोड़कर दूसरी पोजीशन संभाल ली। स्टेन गन का रुख उस समत हो गया था जहां से मैंने गोलियां बरसाई थी, लेकिन मैंने भी उस जगह का अंदाजा लगा लिया था जहां वो लोग मौजूद थे। इस बार मेरी राइफल ने 2 कामयाब फायर किए। 2 चीखें बुलंद हुई और स्टेन गन ने खामोश हो गई। मैंने फिर अपनी जगह छोड़ दी और एक उभरी हुई चट्टान की ओट में पहुंच गया। दफतन मैंने चंद और रोशनियां देखी और फिर बड़े इंजनों की आवाजें उभरी। वो ट्रक थे जो कहीं करीब मौजूद थे और जीप सूरत हाल का जायजा लेने या हमें तलाश करने इस तरफ आई थी। अब फायरिंग की आवाज पर ट्रक भी हरकत में आ गए थे। हालात बिगड़ गए थे। लगता था जैसे इस बार उन्होंने होशियारी से हमें घेर लिया था। तारीकी की वजह से कोई मौसर कदम भी नहीं उठाया जा सकता था। ट्रक चढ़ाई पर आ रहे थे और उनकी रफ्तार काफी तेज थी। फिर उनसे फायरिंग होने लगी। ये मशीन गन की फायरिंग थी। चट्टानें तड़कने लगी, संगरेजे फजा में उड़ने लगे। फिर न जाने कहां से स्टेन गन की फायरिंग की आवाज आई और दोनों ट्रकों की रोशनियां बुझ गईं। शीशे टूटने की आवाजें फजा में गूंज उठी थी। एक ट्रक का रुख बदल गया और वो अपनी जगह छोड़कर गहराइयों की तरफ चल पड़ा। फिर वो शोले बखेरता हुआ हजारों फुट की गहराई में गिरने लगा। मैं सोच रहा था ये फायरिंग किसने की। स्टेन गन से दूसरा ब्रस्ट फायर हुआ और इस बार कई चीखें बुलंद हो गईं। उसी वक्त एक साया सा मेरे सामने से गुजरा। एक लम्हे में मैंने फैसला कर लिया कि वो कोई भी हो उसे काबू में करना जरूरी है और पैंतरा बदल कर राइफल के बट से उस पर हमला कर दिया। साये के हमले से करीह चीख निकली। उसके गिरते ही मैंने उसे छाप लिया। मेरे हाथ खून में लिथड़ गए थे। राइफल की जर्ब कुछ सख्त थी। अलबत्ता जो कारामद चीज मेरे हाथ लगी वो स्टेन गन थी जो यकीनन उस साये के हाथ से गिरी थी। मैंने राइफल फेंक कर स्टेन गन संभाल ली। अभी उससे फारिग भी नहीं हुआ था कि दफतन किसी चट्टान के अकब से फिर फायरिंग हुई और मैं बाल बाल बचा। संभल कर मैंने भी उस तरफ फायर झोंक दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। गार वालों को जैसे सांप सूंघ गया था। हर सू सुकूत छा गया था। जब ये खामोशी तवील हो गई तो मैंने एक जोरदार आवाज लगाई, लोबो। मेरी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। लोबो की आवाज सुनाई दी, सब ठीक है मास्टर, मैं रोशनी दिखा रहा हूँ, इस समत आ जाओ। एक टॉर्च रोशन हो गई। माइकल की आवाज सुनाई दी, मिस्टर अली मैं भी आ रहा हूँ, कोई खतरा तो नहीं है। मैंने चिल्ला कर कहा, नहीं मिस्टर माइकल, जहाँ हैं वहीं रहें। और फिर लोबो की दिखाई हुई रोशनी की समत बढ़ने लगा। रास्ता अजनबी था और जगह पुरखतर भी थी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह लोबो के पास पहुंच गया। लोबो के हाथ में स्टेन गन दबी हुई थी। फालतू मैगजीन का एक कार्टेज भी उसके पास नजर आ रहा था। मैंने गर्मजोशी से उसके शाने को दबाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो लोबो? लोबो ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर, तुमने जो काम मेरे सुपुर्द किया था
मैं उससे कुछ ज्यादा ही अंजाम दे चुका हूँ। तुम वो दोनों ट्रक मेरे नाम में दर्ज कर दो जो गहराइयों में गिरकर तबाह हो चुके हैं। लोबो के स्याह चेहरे पर दांतों की सफेद कतार झलक रही थी। मैंने दिलचस्पी से कहा, लेकिन तुमने ये सब कैसे कर डाला लोबो? वो बोला, बस मास्टर, तुमने मुझसे कहा था कि जीप के करीब पहरा देने वाले को संभाल लूं, सो मैंने उसे संभाल लिया। उसकी स्टेन गन, ये टॉर्च, पाइप और तंबाकू पाउच, कुछ करेंसी और एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर अब मेरे कब्जे में है। वैसे काम का आदमी था मास्टर। अगर ये स्टेन गन मेरे हाथ न लगती तो ट्रक हमें शदीद नुकसान पहुंचा सकते थे, मगर स्टेन गन तो मैं तुम्हारे हाथ में भी देख रहा हूँ, ये कहाँ से आई? मैंने कहा, बस लोबो, इस वक्त सूरत हाल के बारे में कोई सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने गार में भी फायरिंग की थी, पता नहीं वहां कौन कौन आया था। लोबो ने तशवीश से कहा, ओह चलो चले मास्टर। मैंने लोबो का हाथ पकड़कर कहा, हाँ आओ, और हम बुलंदियों की जानिब बढ़ने लगे। रास्ते में कई बार टॉर्च रोशन करनी पड़ी। मुझे खतरा था कि कोई बचा कुचा दुश्मन टॉर्च की रोशनी पर फायरिंग न कर दे, लेकिन ऐसा न हुआ और हम गारों के करीब पहुंच गए। टॉर्च की रोशनी देखकर माइकल, मैग, जैक्सन और दूसरे अफराद हमारे पास आ गए। मैंने बेसब्री से पूछा, फायरिंग से कौन कौन जख्मी हुआ है? माइकल अफसुर्दगी से बोला, अफसोस मिस्टर अली, हमारे 3 साथी हलाक हो गए, लेकिन इस अहमकाना कोताही के लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। हमें इतनी गहरी नींद नहीं सोना चाहिए था। मैंने पूछा, हलाक होने वाले कौन हैं? माइकल ने कहा, मिस्टर डोनाल्ड, एक बूढ़ी खातून और मिस्टर फ्रॉस्ट। ये तीनों गार के दहाने पर निकल आए थे। मैं एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। फिर माइकल ने पूछा, अब क्या पोजीशन है? मैंने कहा, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। वो बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक काफी खूनरेजी हुई है। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं इस बारे में कोई सही बात नहीं बता सकता। आओ गार में चलो। मिस्टर मैग, आप किसी के साथ मिलकर ये दोनों स्टेन गन्ने संभाल लें और कुर्बो जवार पर नजर रखें। गार में लोग बुरी तरह सहमे नजर आ रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और आराम करने लेट गया। माइकल वगैरह भी मेरे नजदीक बैठ गए और मुझसे तफसीलात मालूम करने लगे। यूं रात गुजर गई। नींद तो उसके बाद किसी को नहीं आई थी। सुबह की रोशनी में हमने कुर्बो जवार में देखा, बहुत सी लाशें बर्फ पर पड़ी हुई थी। नीचे गहराइयों में तबाहशुदा ट्रकों के ढांचों से अब भी धुआं उठ रहा था। गहराइयों से धुआं फजा में बुलंद होता अजीब सा लग रहा था। हम देर तक लाशों और धुएं को देखते रहे। फिर माइकल गहरी सांस लेकर बोला, अब तो इस जिंदगी से उकताहट महसूस होने लगी है मिस्टर अली। मैंने कहा, उकताहट मौत को कहते हैं और मेरे ख्याल में अभी तुम मौत के आरज़ूमंद नहीं हो। उसने कहा, आप जैसा हौसला कहाँ से लाऊं? मैंने कहा, सब कुछ हमारी जात में मौजूद है। उन औरतों को देखो जिनका सहारा सिर्फ हम हैं और वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ में जिंदगी तलाश कर रही हैं। ये सुनकर माइकल खामोश हो गया। जिंदगी के मुतलाशी फिर जिंदगी की तलाश में सरगर्दा हो गए। हमने सफर का आगाज कर दिया, लेकिन न जाने क्यों आज तबीयत पर कुछ उदासी छाई हुई महसूस हो रही थी। कोई भी बशाश नहीं था, या फिर ये उदासी मेरे अंदर थी कि सब उदास लग रहे थे। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? मैंने तो माइकल को दिलासा दिया था। क्या मैं नफ्सियाती तौर पर उसकी बात से मुतासिर हो गया था? उस वक्त दिन के तकरीबन 11 बजे थे जब फजा में मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई थी। मेरी निगाहें आसमान की जानिब उठ गईं। आसमान साफ था, लेकिन सिर्फ बाईं समत का। दाहिनी समत एक पहाड़ी सिलसिला था जिसकी दूसरी तरफ की फजा हमारी निगाह से ओझल थी और मक्खियों जैसी ये भिनभिनाहट उसी तरफ से महसूस हुई थी। हम लोग एक दुश्वार गुजार रास्ते से गुजर रहे थे। हमारे दाहिने हाथ पर पहाड़ी बुलंदियां थीं और बाएं हाथ पर पस्तियां जो बहुत गहरी तो नहीं थी, लेकिन इस तरह की थी कि उनके ढलानों पर उतरना मुमकिन नहीं था। और ये आवाज, मैंने अपने जहन में शदीद सनसनी महसूस की। फिर मेरी आवाज उभरी, माइकल। कुछ फासले पर किसी ख्याल में डूबा कदम बढ़ाता हुआ माइकल ठिठक कर रुक गया और उसने मुझे आवाज दी, मिस्टर अली। मैं आहिस्ता से कहा, क्या बात है? मैंने पूछा, किस ख्याल में डूबे हुए हो? बोला, बस यूं ही, कोई खास बात नहीं। मैंने कहा, तुमने ये आवाज भी नहीं सुनी होगी। वो बोला, आवाज? मैंने कहा, गौर करो। और माइकल इधर उधर देखने लगा। आवाज कुछ मध्यम हो गई थी, लेकिन मादूम नहीं थी। माइकल कुछ साथ कान लगाए रहा, फिर बोला, अफसोस मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता मेरा दिल अब भी अंदेशे से भरा हुआ था। मैं उसे सिर्फ समात का वाहिमा नहीं करार दे सकता था। आहिस्ता आहिस्ता आवाज फिर तेज हो गई। मैं जल्दी से बोला, मूव मिस्टर माइकल। बोला, ओ हाँ, ये आवाज। मिस्टर अली, ये तो शायद जहाज या हेलीकॉप्टर। क्या हमारी तलाश शुरू हो गई है या फिर इसका ताल्लुक दुश्मन? उसका जुमला पूरा नहीं हो पाया था कि पहाड़ों के अकब से एक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ और सब चौंक पड़े। चंद लोगों ने खुशी के नारे लगाए, इमदादी पार्टी। और एक पुरजोश शख्स ने कमीज उतार कर जोर जोर से हिलानी शुरू कर दी। सब लोग चलते चलते रुक गए। लोबो ने सरगोशी की, क्या ख्याल है मास्टर? मैंने कहा, ये इमदादी पार्टी नहीं हो सकती लोबो। लोबो जल्दी से बोला, मेरा भी यही ख्याल है। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आने लगा, लेकिन इतना भी करीब नहीं आया था कि हम बैठे हुए लोगों को देख सकता।
फिर वो एक लंबा चक्कर लगाकर दोबारा पहाड़ के अकब में चला गया। मैं तशवीश ज़दा निगाहों से फजा में देख रहा था। हेलीकॉप्टर में आने वालों ने हमें ज़रूर देख लिया होगा। ये नामुमकिन है कि उनकी निगाह हम पर न पड़ी हो। अगर वो हमारे हमदर्द होते तो फौरी तौर पर हमारे लिए कुछ न कर पाते, तब भी दिलासा देने की कोशिश ज़रूर करते। इस खामोशी से जायजा लेकर चले जाने का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था कि वो हमारे दुश्मन हैं। माइकल मेरे करीब खिसक आया, बोला, क्या ख्याल है इन लोगों के बारे में? मैंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, पहली बार सूरत हाल सख्त तशवीशनाक हो गई है। वो बोला, यहाँ 6 अहमक समझ रहे हैं कि उनका ताल्लुक इमदादी पार्टी से है, लेकिन उनकी तरफ से इस बात का इशारा नहीं हुआ। मैंने कहा, हाँ ये खाम ख्याली है। मान कुछ ज्यादा ही गड़गड़ाहट सुनाई दी और मैंने माइकल की तवज्जो उस तरफ दिलाई। इस बार आवाजें कुछ ज्यादा ही हैं। उसने कोई जवाब न दिया। जवाब देने की नौबत ही नहीं आई थी। इस बार 3 हेलीकॉप्टर थे। तीनों निहायत तेज रफ्तार से हमारे सरों पर से गुजरे और हमारे इर्द गिर्द पत्थरों की किरचियां उड़ने लगी। हेलीकॉप्टर से मशीन गन्नों ने गोलियां बरसाई थीं। अफरा तफरी मच गई। इंतहाई खतरनाक जगह थी। कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए छलांगे लगाईं और बदहवासी में गहराइयों में जा गिरे। उनकी दिलखराश चीखें कानों में पिघले हुए शीशे की मानिंद उतरी। मैं ये भी न देख सका कि मौत का शिकार होने वाले कौन कौन थे। अलबत्ता ये अंदाजा जरूर लगा लिया था कि हेलीकॉप्टरों से चलाई गई गोलियां हमें शिकार करने के लिए नहीं चलाई गई थीं, बल्कि यकीनी तौर पर ये वार्निंग थी। ये लोग तो खामखा अफरा तफरी का शिकार हो गए और अपनी जानें गवा बैठे। मोरना पहली बार हवास खो बैठी थी। उसकी हिज़यानी चीखें कानों से टकरा रही थीं। दिल तो चाहा कि उसे तसल्ली दूं, लेकिन यहाँ तो सभी उसके मुस्तहिक थे। किसको संभालता, किसे न संभालता। लोग अब भी इधर उधर भाग रहे थे। फिर किसी ने हेलीकॉप्टरों की तरफ स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी। मैं वहशियाना अंदाज में चीखा, नई नई फायरिंग मत करो, और हेलीकॉप्टरों की फायरिंग से बचने के लिए पहाड़ के दामन में छलांग लगा दी। गोलियां इस बार भी मुसाफिरों को निशाना बनाने के लिए नहीं चलाई गई थी, बल्कि ये सिर्फ वार्निंग थी, और यही बेहतर था। उस वक्त जिसके हाथ में भी स्टेन गन थी उसने दोबारा फायरिंग नहीं की, वरना सूरत हाल बदल जाती। एक स्टेन गन मेरे पास भी थी, लेकिन मैंने उसे इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा था। अकब से आने वाले हेलीकॉप्टर ने फिर फायरिंग की और वो हमारे ऊपर फजा में मुअल्लक हो गया। उसके बाद मेगाफोन पर एक आवाज उभरी, गधे के बच्चों, अपनी जगह साकित खड़े हो जाओ। तुम क्या समझते हो कि ये गोलियां तुम पर चलाई गई थीं? अगर गोलियां तुम पर चलाई गई होती तो तुम सबकी लाशें खाको खून में तड़प रही होती। ये तुम्हें सिर्फ इशारा है, आगे बढ़ो। जिस शख्स के पास जो हथियार है वो उसे उसी जगह फेंक दे। किसी ने अगर हेलीकॉप्टरों की जानिब रुख करके पत्थर भी फेंकने की कोशिश की तो उसका पूरा जिस्म छलनी कर दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया। मैंने अपनी जगह से गर्दन उठाकर उन लोगों को देखा जो हेलीकॉप्टर से आने वाली आवाजों को सुनकर साकित व जामिद हो गए थे, और फिर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। स्टेन गन हाथों में बुलंद करके गहराइयों में उछाल दी। दूसरी स्टेन गन शायद फ्रेड के हाथ में थी। उसने भी मेरी तकलीद की। हमें अंदाजा हो चुका था कि अब हम इस मुसीबत से बआसानी निकल नहीं सकते, और उस वक्त कोई भी हरकत मौत के मुतरादिफ होगी। बहुत से चेहरे निगाहों के सामने से गायब थे, लेकिन उन्हें इधर उधर तलाश करने की मोहलत नहीं थी। लोबो भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल धड़क उठा। क्या लोबो भी गहराइयों में जा पड़ने वालों में शामिल है? मैंने दुख भरे अंदाज में सोचा। हेलीकॉप्टर फिर वापस आ रहे थे। इस बार तीनों एक साथ आगे बढ़े। उनसे फिर गोलियां चलाई गईं और एक हेलीकॉप्टर कदरे नीचे आ गया। हेलीकॉप्टर से आवाज आई, तुमने हमारी बात सुन ली है या नहीं? जो लोग सामने हैं वो अपने हाथ बुलंद कर दें। हम सब ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। हेलीकॉप्टरों से उसका जायजा ले लिया गया। फिर दोबारा आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ते रहो। इस बड़ी चट्टान से घूमने के बाद तुम्हें एक मैदान नजर आएगा। मैदान के बीचों बीच ठहर जाओ। एक हेलीकॉप्टर से कहा गया और वो आगे बढ़ गया। 2 हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ समतों में घूम फिर कर हमारे अकब में आने लगे। हमारी रफ्तार तेज हो गई थी। माइकल, जैक्सन, फ्रेड और रैक्सन मेरे बिल्कुल करीब आ गए थे। कुछ लोग घट भी गए थे। मैंने कहा, माइकल, बहुत से लोग नजर नहीं आ रहे। उसने कहा, हाँ मिस्टर अली। मैंने चारों तरफ देखते हुए सवाल किया, कौन कौन, कुछ अंदाजा है? वो बोला, कोई अंदाजा नहीं है मिस्टर अली, आप सूरत हाल देख रहे हैं। मैंने बेजान लहजे में कहा, हाँ। माइकल ने कहा, अगर हमने रुकने की कोशिश की मिस्टर अली तो यकीनन इस बार वो हम पर फायरिंग शुरू कर देंगे। उसके लहजे में खौफ की लर्जिश थी। जाहिर है वो जंगजू आदमी नहीं था, सिर्फ एक पायलट था, एक तैयारे का पायलट। अब तक वो जिस जवानमर्दी और दलेरी से हमारे साथ मिलकर काम करता चला आया था वो उसकी फितरी सलाहियतें थीं। वरना जाहिर है लड़ाई से दूर रहने वाले लोग ऐसे मौकों पर बुरी तरह नर्वस हो जाते हैं। तैयारे का तबाह हो जाना शायद उसके लिए नई बात ना हो, क्योंकि दौरान तरबियत उसे इस किस्म के मराहिल से गुजरने का सबक दिया जाता रहा होगा। लेकिन अगर खतरनाक दुश्मनों की एक बड़ी तादाद वीरानों में ताकुब कर रही हो तो फिर तो अच्छे अच्छे हवास छोड़ बैठते हैं।
माइकल की आवाज की लर्जिश कोई अनोखी बात नहीं थी। मैंने दूसरे लोगों के चेहरे भी देखे, उनके रंग भी तवक्को के मुताबिक उड़े हुए थे, लेकिन मुझे मेरा दोस्त लोबो नजर नहीं आ रहा था। मैं उसके बारे में मालूम किए बगैर ना रह सका। मैंने पूछा, आप में से किसी ने लोबो को देखा है? रेक्सन ने दर्दनाक लहजे में कहा, मैंने देखा है। मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। पूछा, क्या मतलब? बोला, हाँ मैंने देखा है। मैंने बड़े इस्तराब से पूछा, कहाँ? रेक्सन ने कहा, वो उन लोगों में शामिल था जो गहराइयों की जानिब दौड़ पड़े थे। मैंने उसकी चीख भी सुनी थी। मैं कर्ब से सिर्फ इतना कह सका, ओह। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, कलेजा फट गया था, आंखों में नमी आ गई। उसके बाद मैं कोई बात न कर सका। हम लोग आगे बढ़ते रहे। माइकल और दूसरे लोगों को मेरी इस खामोशी का एहसास हो गया था। चलते चलते माइकल ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा, जिंदगी के सफर में हम न जाने किस किस से बिछड़ जाते हैं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ माइकल, तुम्हारा शुक्रिया। बड़ा नफीस इंसान था वो, लेकिन तैयारे के इस हादसे में जो लोग हलाक हो चुके हैं वो भी न जाने किसे किसे अजीज होंगे। माइकल मेरा बाजू थपथपाने लगा, फिर बोला, हमें आखिरी हद तक खुद को मुस्तैद रखना होगा। वैसे अब तक जो कुछ हुआ है उस पर ये सिचुएशन भारी है। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लोग हेलीकॉप्टरों से यहाँ पहुंच सकते हैं। अव्वल तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई मिस्टर अली के ये कमबख्त हैं कौन, क्या चाहते हैं। बाज़ औक़ात तो मेरा दिल चाहता है कि जल्द अज जल्द खुद को उनके हवाले कर दूं और उनसे ये मालूम करूं कि आखिर उनका मकसद क्या है, इनकी कौमियत क्या है, कौन है वो और क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं खामोश रहा, सुनता रहा। मुझे खामोश पाकर वो फिर बोला, आपने इस सिलसिले में अपनी कोई राय नहीं दी मिस्टर अली। मैंने कहा, मैं क्या राय दूं, मैं भी तुम्हारी तरह इस मसले में बेबस हूँ। माइकल बोला, दरिया वालों को हमने जो जिक्र पहुंचाई है उसकी इत्तला उन लोगों को जरूर मिल गई होगी जो हेलीकॉप्टर में हैं। मैंने कहा, हाँ यकीनन। माइकल बोला, इसका मतलब है कि उनके सीने में इंतकाम की आग सुलग रही है और रात को भी हमने उनके काफी अफराद हलाक किए हैं। मेरा ख्याल है मिस्टर अली के हमें काबू में करने के बाद ये लोग हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, क्या कहा जा सकता है। सबके चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे थे। देर तक हम उसी तरह चलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हम उस चट्टान तक पहुंच गए जो दूसरी जानिब घूम गई थी। हेलीकॉप्टर से जो कुछ कहा गया था उसके मुताबिक चट्टान के दूसरी जानिब वो मैदान होना चाहिए था जहां हम लोगों को उनके हुक्म के मुताबिक कयाम करना था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जैक्सन ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, न जाने क्यों आप ही को मुखातिब करने को दिल चाहता है मिस्टर अली। शायद इसकी वजह यह हो कि आपने हम लोगों के जहनों को कंट्रोल कर लिया है। आपने आला कारकर्दगी का सबूत देते हुए ये बात साबित कर दी है कि आप बेपनाह जहनी सलाहियतों के मालिक हैं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है। हरचंद के ये मुस्कुराहट फीकी थी। उस माहौल में और उस हादसे से मैं खौफजदा नहीं था, लेकिन लोबो की मौत ने मेरे जहन के तार झंझोड़ दिए थे। वो किसी तरह मेरे जहन से नहीं उतर रहा था। उस वक्त मेरे जहन पर उसकी मौत का शदीद असर था। तभी जैक्सन की आवाज उभरी। मैं ये कह रहा था कि क्या उनकी कोई आबादी, कोई ऐसा अड्डा जहां ये लोग बाआसानी नक्लो हमल कर सकते हों, करीब ही मौजूद है। अगर ऐसा ना होता तो इतनी जल्दी हेलीकॉप्टरों का आ जाना भी मुमकिन नहीं था। यकीनन हेलीकॉप्टरों से राब्ता कायम करके उनसे इमदाद तलब की गई होगी। उन्हें बता दिया गया होगा कि दरिया के किनारे पुल उबूर करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मैंने तायद करते हुए कहा, हाँ इस बात के इम्कानात हैं, वरना ये लोग इतने साजो सामान के साथ किसी और जरिए से बर्फ के इन वीरानों तक नहीं पहुंच पाते। मेरे कहने के बाद खामोशी छा गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।